बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज उसका पहला लेक्चर और हम इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी इंशाल्लाह कवर करेंगे। ये हम इसमें पढ़ेंगे। ये एम्ब्रियो का ऐड हुआ है, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी में ही करेंगे। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हम वहीं करेंगे। लंग वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग वॉल्यूम इसमें से बेसिक है ये, मतलब जो फिजियोलॉजी है लंग्स की उसके बेसिक ये चीज है। लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज ये आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लें। लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी होता क्या है? कैपेसिटी इज सम ऑफ ग्रेटर टू और ग्रेटर देन टू फिजियोलॉजिकल वॉल्यूम्स। यानी कि एक तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वॉल्यूम्स होते हैं, 4 वॉल्यूम हैं और 4 ही कैपेसिटीज होती हैं। और 2 या 2 से ज्यादा जो फिजियोलॉजिकल वॉल्यूम्स को हम सम अप करते हैं तो वो कैपेसिटी बनती है। अब टाइडल वॉल्यूम क्या है? एयर दैट मूव्स इन द लंग विद ईच क्वाइट इंस्पिरेशन। ईच क्वाइट इंस्पिरेशन, हर एक नॉर्मल इंस्पिरेशन क्वाइट इंस्पिरेशन में जितनी लंग्स जितनी एयर मूव्स होती है लंग्स में उसे हम कहते हैं कि इंस्पिरेशन है। सिर्फ ये क्वार्ट इंस्पिरेशन में जितनी एयर मूव होती है लंग्स में उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम है। ये कितनी होती है? 6 to 8 ml पर केजी और टिपिकली ये 500 ml होती है। मतलब ओवरऑल देखे तो 500 ml बनती है और 6 to 8 ml पर केजी के हिसाब से बनती है। और ये वो एयर होती है ड्यूरिंग जो इंस्पायरेशन मूव करती है लंग्स में। उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? एयर दैट कैन स्टिल बी ब्रीथ आफ्टर द नॉर्मल इंस्पिरेशन। यानी कि एक नॉर्मल इंस्पिरेशन ली है और उसके बाद भी पेशेंट ब्रीथ इन कर सकता है, यानी कि एयर को अंदर इंस्पायर कर सकता है। उस एयर को हम क्या कहेंगे? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? एयर दैट कैन स्टिल बी ब्रीथ आउट आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। यानी कि पेशेंट ने नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दी है जितनी नॉर्मल होती है पैसिव एक्सपायरेशन, उसके बाद जो एयर वो ब्रीथ आउट कर सकता है वो कहलाती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब ग्राफ मैं बाद में बताती हूँ। इसके साथ साथ रेजिडुअल वॉल्यूम क्या चीज होती है? एयर इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सपायरेशन। अब एक दफा मैक्सिमल एक्सपायरेशन हो गई है फिर भी जो एयर लंग्स में रह गई उसे हम कहते हैं कि रेजिडुअल वॉल्यूम है। रेजिडुअल वॉल्यूम एंड एनी लंग कैपेसिटी दैट इंक्लूड द रेजिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द स्पायरोमेट्री। अब स्पायरोमेट्री से हम लंग वॉल्यूम चेक करते हैं। ऐसा कोई भी वॉल्यूम या ऐसी कैपेसिटी जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड है हम उसको स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर सकते। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? भी हमने पीछे कहा था कैपेसिटी होती क्या है? कैपेसिटी सम है इस सम ऑफ 2 और ग्रेटर देन 2 फिजियोलॉजिकल वॉल्यूम्स। 2 या 2 से ज्यादा फिजियोलॉजिकल वॉल्यूम के सम को हम कहते हैं। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी किसके सम से बनती है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम के सम से बनती है। यानी कि ये इसका फार्मूला ये आप लोगों ने याद रखना है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और होता क्या है कि एयर दैट कैन बी ब्रीथ्ड इन आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। इसमें ये क्या है कि पेशेंट ने एक नॉर्मल एक्सहेलेशन की है उसके बाद वो जितनी एयर ब्रीथ इन कर सकता है उसे हम कहेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब ब्रीथ इन करने में एक तो वो टाइडल वॉल्यूम है कि वो एयर जो ईच पार्ट इंस्पिरेशन में वो अंदर लेता है मूव करती है एयर लंग्स में, और दूसरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है कि नॉर्मल जो इंस्पिरेशन हुई है उसके बाद वो जितनी ब्रीथ इन करता है, इन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम है। इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम हमने यही पढ़ा कि एयर जो लंग्स में रह जाती है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हम उसे कहते हैं कि ये रेजिडुअल वॉल्यूम है। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन के भी अभी हम ब्रीथ आउट कर सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का फार्मूला है। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। अब यहाँ पे देखिए उसने नॉर्मल आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन कहा है, जितनी ब्रीथ इन होती है वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के लिए के बाद वॉल्यूम ऑफ द लंग्स जो होता है, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन हुई है उसके बाद जो लंग वॉल्यूम है उसे हम कहते हैं कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और इसमें क्या चीज आ जाती है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो लंग्स में अभी ब्रीथ आउट हो सकता है वॉल्यूम, उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और रेजिडुअल वॉल्यूम वो है कि उसने मैक्सिमल एक्सपायरेशन कर दी फिर भी वो लंग्स में ही रहेगा हमेशा, वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑन द गैस इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन इन दोनों की समझ बनता है, तो इसलिए कहते हैं कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ द लंग्स गैस का वॉल्यूम लंग्स में होता है उसे हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। और ये करता क्या है? आउटवर्ड पुलिंग फोर्स ऑफ द चेस्ट वॉल इज बैलेंस विद द इनवर्ट कोलैप्सिंग फोर्स। यानी कि एक तो बाहर की तरफ से कोलैप्सिंग फोर्स एक्ट कर रही होती है और आउटवर्ड पुलिंग फोर्स भी होती है, तो इन दोनों का बैलेंस होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी से।
उसके बाद है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या चीज है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सबके सम को हम क्या कहते हैं? इन सबके हम कहते हैं कि ये वाइटल कैपेसिटी है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हमने पीछे देखा है कि जो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद ब्रीथ इन हो सकती है। टाइडल वॉल्यूम जो ईच क्वाइट इंस्पिरेशन में एयर मूव करती है। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या चीज है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है कि एक नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद, एक्सपायरेशन के बाद अभी ब्रीथ आउट कर सकती है। इन सारे वॉल्यूम को हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। ये होती है, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमल इंस्पिरेशन। इसमें ये है कि पेशेंट सॉरी एक पर्सन ने मैक्सिमल इंस्पिरेशन किया, यानी कि फुल इंस्पिरेशन उसने की है। और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट कैन बी इंस्पायर्ड सॉरी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमल इंस्पिरेशन। यानी कि उसने मैक्सिमल इंस्पिरेशन की है। उसने इंस्पिरेशन वो भी किया जो नॉर्मल क्वाइट इंस्पिरेशन थी, उसने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में इंस्पिरेशन किया है कि जितना वो ब्रीथ इन नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद ब्रीथ इन मजीद कर सकता है, वो भी उसने कर लिया है। तो इसको कहते हैं कि इसने मैक्सिमल एक्सपायरेशन की है। और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द गैस जो एक्सपायर किया जा सकता है एक मैक्सिमल इंस्पायरेशन में, हम उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। यानी कि पहले पेशेंट ने मैक्सिमल इंस्पायरेशन की है और इस मैक्सिमल इंस्पायरेशन के बाद जितना मैक्सिमम वॉल्यूम वो एक्सपायर कर सकता है, हम उसे कहते हैं कि ये वाइटल कैपेसिटी है। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या आता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सारे इसमें आते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी में हम इसमें वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम भी कहते हैं, क्योंकि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी का फार्मूला है। तो यहाँ पे ये वाइटल कैपेसिटी आ जाएगा और रेजिडुअल वॉल्यूम साथ में सम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट प्रेजेंट इन द लंग आफ्टर मैक्सिमल इंस्पिरेशन। अब टोटल लंग कैपेसिटी होता है क्या है? लंग का वो वॉल्यूम है जो मैक्सिमल इंस्पिरेशन के बाद होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये टाइडल वॉल्यूम है। ये टाइडल वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम के बाद जो इंस्पिरेशन कर सकते हैं वॉल्यूम, वो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम के बाद जो भी ब्रीथ आउट नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद अभी भी ब्रीथ आउट हो सकती है एयर, को एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये वाली है। ठीक है। और रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है लंग का जो आफ्टर मैक्सिमल एक्सपायरेशन अभी भी लंग्स में ही रह जाता है, ये वो शो करता है रेजिडुअल वॉल्यूम। और कैपेसिटीज में देखेंगे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये चीज है कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। फंक्शनल सॉरी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या चीज है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में आ जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। और वाइटल कैपेसिटी में क्या चीज आ जाती है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम आ जाता है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि यहाँ तक ये सारी चीजें क्या बना देती है? वाइटल कैपेसिटी बना देती है। और टोटल लंग कैपेसिटी में सारे वॉल्यूम्स आ जाते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। आई होप सो समझ आ गया। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन हो? उसके बाद है मिनट वेंटिलेशन। मिनट वेंटिलेशन को हम एब्रीवेट करते हैं वी से। ये क्या चीज है? टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस एंटरिंग इन द लंग पर मिनट। पर मिनट जितना वॉल्यूम ऑफ द गैस लंग्स में इंटर हो रहा है उसे हम कहते हैं कि ये मिनट वेंटिलेशन है। फार्मूला क्या है? वी इज इक्वल टू वी टी मल्टीप्लाई आर आर। अब इसमें वी क्या चीज है? मिनट वेंटिलेशन से शो होता है। आर आर रेस्पिरेटरी रेट है जो नॉर्मल 12 to 20 breaths पर मिनट होता है। टाइडल वॉल्यूम वीटी, टाइडल वॉल्यूम है जो 500 ml पर ब्रेथ होता है। वीडी डेड स्पेस वॉल्यूम है जो 150 ml पर ब्रेथ होता है। ठीक है। उसके बाद है ये मिनट वेंटिलेशन का फार्मूला, इसका कैलकुलेशन आ जाती है। तो इसका फार्मूला याद रखना है कि मिनट वेंटिलेशन किसकी इक्वल होता है? टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट। उसके बाद है एल्वुलर वेंटिलेशन एब्रिवेटेड बाय वीए से होता है। ये क्या चीज होती है? वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट रीचेस इन द एल्वुलाई ईच मिनट। अब एल्वुलाई में ईच मिनट में जितनी गैस जा रही है हम उसे कहते हैं एल्वुलर वेंटिलेशन। और वॉल्यूम ऑफ द गैस जो पूरे लंग्स में इंटर हो रहा है एक हर मिनट में या ईच मिनट में, हम उसे मिनट वेंटिलेशन कहते हैं। अब एल्वुलर वेंटिलेशन, एल्वुलर वेंटिलेशन का फार्मूला क्या है? वी एल्वुलर वेंटिलेशन इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट, इसको करते हैं। ठीक है। वर्क ऑफ ब्रीथिंग क्या चीज है? रेफर्स एनर्जी एक्सपेंडेड और ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द रेस्पिरेटरी मसल टू प्रोड्यूस द वेंटिलेशन नीडेड टू बॉडी मीट्स मेटाबॉलिक डिमांड। यानी कि जो जितनी एनर्जी या ऑक्सीजन कंज्यूम होती है रेस्पिरेटरी मसल्स को कि वो इंस्पायर करे, एक्सपायर करे, वेंटिलेशन को मेंटेन करे, बॉडी की मेटाबॉलिक नीड को पूरा करे, तो हम उसे कहते हैं कि इससे आती है ये एनर्जी आती है एक्सपेंड एनर्जी एक्सपेंडेड
या ऑक्सीजन कंजप्शन से आते हैं। कंप्रोमाइज ऑफ द वर्क नीडेड टू ओवरकम द बोथ इलास्टिक रिकल एंड एयरवे रेजिस्टेंस। अब इसमें होता क्या है, ओवरऑल फंक्शन क्या आता है वर्क ऑफ ब्रीथिंग में? फंक्शन ये आता है, एक तो इलास्टिक रिकल लंग्स का काम किया जाता है और एयरवे रेजिस्टेंस को काम किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि वर्क इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्टेंस, या हम इसे कहते हैं कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ये फार्मूला होता है वर्क का, फोर्स इनटू डिस्टेंस या प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब मिनिमाइज बाय द ऑप्टिमाइज्ड रेस्पिरेटरी रेट एंड टाइटल वॉल्यूम। इसको मिनिमाइज किया जा सकता है रेस्पिरेटरी रेट और टाइटल वॉल्यूम से इंक्रीज इन रिस्ट्रिक्टिव डिजीज। ये जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग होता है ये रिस्ट्रिक्टिव डिजीज में ज्यादा हो जाता है, क्यों? क्योंकि इंक्रीज वर्क टू ओवरकम द इलास्टिक रिकल। इलास्टिक रिकल जो होता है उसको ओवरकम करने के लिए लंग को ज्यादा वर्क करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो जाता है जब इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग रिस्ट्रिक्टिव डिजीज में ज्यादा होता है, तो रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो जाता है और टाइटल वॉल्यूम कम हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में क्या हो जाता है, इंक्रीज वर्क ओवरकम एयरवे रेजिस्टेंस। अब ये याद रखें कि रिस्ट्रिक्टिव डिजीज में इलास्टिक रिकल के अगेंस्ट वो काम कर रहा है, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है उन्होंने लंग्स की इलास्टिसिटी को। और उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में क्या होता है, उसने एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट किए हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो वर्क आता है उसमें इंक्रीज वर्क इसलिए होता है ओवरकम द एयरवे रेजिस्टेंस। एयरवे की रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए वर्क ज्यादा होता है इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में। और इसमें रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाता है और लेकिन टाइटल वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। और यहाँ पे ये देखिए रेस्पिरेटरी रेट और टाइटल वॉल्यूम अपोजिट है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो रहा है रिस्ट्रिक्टिव डिजीज में, टाइटल वॉल्यूम कम हो रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में रेस्पिरेटरी कम हो रहा है और टाइटल वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट दैट फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस को बीडी से शो करते हैं, इक्वल टू वाटर कैपेसिटी माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल पीए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माइनस पीई। PeCO2 और PaCO2 है। अब इसमें BD क्या है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है, इज इक्वल टू एनाटॉमिकल डेड स्पेस ऑफ कंडक्टिंग एयरवेज प्लस एल्वेलर डेड स्पेस। अब इसमें ये होता है कि फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस एनाटॉमिकल डेड स्पेस के इक्वल होती है जब कंडक्टिंग है और प्लस एल्वेलर डेड स्पेस इक्वल हो जाए। और एपिक्स ऑफ द हेल्थी लंग इज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द एल्वेलर डेड स्पेस। जो एपिक्स ऑफ लंग्स है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर होते हैं एल्वेलर डेड स्पेस के लिए। BD वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर दैट डज नॉट टेक पार्ट इन गैस एक्सचेंज। अब दैट्स मीन्स होता क्या है कि वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर जो कि नॉर्मल गैस एक्सचेंज में हिस्सा नहीं लेता। अब इसमें PaCO2 क्या होता है, आर्टिकल PaCO2। PeCO2 क्या है, एक्सपायर्ड एयर कार्बन डाइऑक्साइड है। अब फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एनाटॉमिकल डेड स्पेस इन नॉर्मल लंग्स। अब जो भी नॉर्मल लंग्स होते हैं उनमें कोई डिजीज फीचर कोई पैथोलॉजी कोई चीज भी नहीं है, तो उसमें क्या चीज होती है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस एनाटॉमिकल डेड स्पेस की इक्वल होती है। मे बी ग्रेटर देन द एनाटॉमिकल डेड स्पेस इन द लंग डिजीज विद द वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। अब इसमें होता है कि ये है कि इसमें जो मे बी ग्रेटर देन, हाँ, ग्रेटर देन द एनाटॉमिक डेड स्पेस। अब जिसमें फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस से ज्यादा हो जाती है, हो सकती है। क्यों ऐसे हो सकती है, क्योंकि वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होता है लंग डिजीज में। तो ये होती है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। डेड स्पेस वो जगह होती है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा होता लंग्स में, से हम कहते हैं ये फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है किसकी, लंग्स की। उसके बाद एलुलर गैस इक्वेशन, इसमें क्या आता है, पी आर्टीरियल प्रेशर आता है, पी ए बल्कि पी एलुलर ऑक्सीजन प्रेशर आता है, और इज इक्वल टू पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर आता है, माइनस पार्शियल प्रेशर आर्टीरियल PCO2 है, और आर और क्यू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास आती है, सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर में 150 मिलीमीटर और मर्क्यूरी माइनस PaCO2 डिवाइडेड बाय 8। और इसमें जो एलुलर, इसमें जो एलुलर आर्टीरियल ग्रेडियंट आता है उसमें क्या आता है, PaO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एलुलर ऑक्सीजन माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन। नॉर्मल जो AA ग्रेडियंट होता है, एलुलर आर्टीरियल ग्रेडियंट एस्टिमेटेड होता है एज बाय 4 प्लस 4 से, यानी कि फॉर अ पर्सन लेस देन 40 इयर्स एंड ग्रेडियंट शुड बी लेस देन 40। कह रही है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एलुलर गैस इक्वेशन, जस्ट मैंने वैसे एक्सप्लेन करने के लिए ऐड कर दिया। उसके बाद है हमारा टॉपिक लंग एंड चेस्ट वॉल प्रॉपर्टीज। अब इसमें होता ही है कि बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजन स्मॉल प्रेशर्स पल्मोनरी प्रेशर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सेंटीमीटर ऑफ वाटर। यानी कि हमने जो प्रेशर होते हैं ये पल्मोनरी प्रेशर उसे किस में लेते हैं, सेंटीमीटर ऑफ वाटर में मेजर करते हैं। अब इसमें इलास्टिक रिकल क्या चीज है, इलास्टिक रिकल कहते हैं tendency for the lungs to collapse the inward and chest wall to spring outward।
यानी कि लंग्स की इनवर्ट कोलैप्स होने की कैपेसिटी को और चेस्ट वाल की आउटवर्ड आने को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक रिकॉइल है। खासकर इलास्टिक रिकॉइल ये होता है कि लंग्स की वो कैपेसिटी जो उसे इनवर्ट कोलैप्स करवाती है वो है इलास्टिक रिकॉइल, और चेस्ट वाल जो स्प्रिंग आउटवर्ड बाहर की तरफ आती है वो है। अब इसमें जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हमने पढ़ा था, द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये हमने भी पढ़ा पीछे। यह फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है फारसी कि इसमें वॉल्यूम ऑफ द गैस वो वाला गैस होता है जो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में होता है, उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है। यहाँ पे उसने इसी बात को लिखा है कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या होता है, एट द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एयरवे एंड एल्वुलर प्रेशर इक्वल एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है तो एयरवे और एल्वुलर प्रेशर इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। पीवी कार्ड जीरो हम इसे कहते हैं, एंड इंट्राफ्लोरल प्रेशर इज नेगेटिव। और इस टाइम में क्या होता है, इंट्राफ्लोरल प्रेशर नेगेटिव हो जाता है, प्रिवेंटिंग एटिलेक्ट्रिसिस के अंदर में जो एलुलाई है वो क्लैप्स ना हो। क्लैप्सेशन एलुलाई की क्लैप्स होने का एटिलेक्ट्रिसिस कहते हैं ना। अब इसमें जो एलुलर और सॉरी जो एयरवे और एलुलर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, और इंट्राफ्लोरल प्रेशर नेगेटिव हो जाता है। इनवर्ट पुलिंग ऑफ द लंग इज बैलेंस्ड बाय द आउटवर्ड पुलिंग फोर्स ऑफ द चेस्ट वॉल से बैलेंस होती है। सिस्टमिक प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज एट द मिनिमल लेवल। यानी कि जो सिस्टमिक प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक का जितना ही होता है, और इसमें पल्मोनरी वेस्कुलेचर की रेजिस्टेंस मिनिमम होती है। उसके बाद कंप्लायंस क्या चीज है, चेंज इन द लंग वॉल्यूम फॉर चेंज इन प्रेशर, यानी कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा पी। डेल्टा वी क्या चीज है, चेंज इन लंग वॉल्यूम डिवाइडेड बाय किससे है, चेंज इन प्रेशर, डेल्टा पी से है। इनवर्सली कोलैप्स इनवर्सली सॉरी कंप्लायंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल में किसकी होती है, वॉल स्टिफनेस की। कंप्लायंस क्या चीज होती है कि लंग का वॉल्यूम, लंग की एकोमोडेट करने की कैपेसिटी कितनी है, उसे हम कहते हैं कि ये इस चीज की कंप्लायंस है। अब इसमें क्या ये किस चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वॉल स्टिफनेस की, और इंक्रीज बाय किस चीज से इंक्रीज होती है, सरफेक्टेंट से इंक्रीज होती है। कि जब लंग्स की वॉल या एल्वेलाई की वॉल स्टिफ होंगी तो उसकी कंप्लायंस अच्छी नहीं होगी, यानी कि स्टिफनेस है तो कंप्लायंस कम हो जाएगी। अगर स्टिफनेस नहीं है, वॉल सॉफ्ट है, तो उसमें कंप्लायंस ज्यादा हो जाएगी। अब इसमें इंक्रीज इन कंप्लायंस किसमें होता है, इंक्रीज इन कंप्लायंस लंग इजियर टू रिफिल। अभी मैं बता रही थी कि जिसमें कंप्लायंस ज्यादा होगी उसमें इजीली अकोमोडेबिलिटी होगी। लंग इजियर टू रिफिल हो जाएगा, एम्फाइसीमा और ओल्डर एडल्ट्स में होता है। और डिक्रीज कंप्लायंस क्या चीज है, लंग मोर डिफिकल्ट टू फील, यानी कि लंग्स में फीलिंग का होना डिफिकल्ट हो जाता है, यानी कि उसमें कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। और ये किसमें होता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, निमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और पल्मोनरी एडिमा में ये होता है कि कंप्लायंस कम हो जाती है, मतलब लंग्स की एकमोडेटिव कैपेसिटी कम हो जाती है। वैसे इसका फार्मूला ये याद रखना है, मैं कमोडिटीज को समझाने के लिए कह रही हूँ कि इसमें जो फार्मूला होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा पी होता है, ये इनकी चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर होता है। उसके बाद है हिस्टेरेसिस, क्या चीज है, लंग इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेशन फॉलोज डिफरेंट प्रेशर वॉल्यूम कर्व देन द लंग डिप्लेशन ड्यू टू नीड टू ओवरकम द सरफेस टेंशन फ्रॉम द फोर्सेज इन इन्फ्लेशन। यार इसको छोड़े, इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि कंप्लायंस यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है वाल स्टिफनेस के, और इंक्रीज होता है किस चीज से इंक्रीज होता है, सरफेक्टेंट से इंक्रीज होता है। और लंग कंप्लायंस इंक्रीज किन केसेस में होती है, एम्फाइसीमा और ओल्डर एडल्ट्स में ज्यादा हो सकती है, और डिक्रीज किस में होती है, लंग की कंप्लायंस पल्मोनरी फाइब्रोसिस, निमोनिया, एआरडीएस, पल्मोनरी एडिमा। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो मैंने भी रिपीट किया है। उसके बाद है पल्मोनरी सर्कुलेशन। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है लो रेजिस्टेंस हाई कंप्लायंस सिस्टम होता है, यानी कि इसमें लोएस्ट रेजिस्टेंस होती है और कंप्लायंस हाईएस्ट होती है। A decrease in alveolar oxygen pressure causes hypoxia, vasoconstriction that shifts the blood away from the poorly ventilated regions of the lungs to the well ventilated areas. अब इसमें होता है क्या है, जहाँ पे पेलुलर सॉरी एलुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है वहां पे हाइपोक्सिया का काज होता है। और हाइपोक्सिया क्या करवाता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। और जब वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही इसमें वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, इसका क्या मतलब होता है कि ब्लड को शिफ्ट किया जाता है पुअरली वेंटिलेटेड एरिया से वेल वेंटिलेटेड एरिया की तरफ। तो ये इसमें सर्कुलेशन का है, और इसमें परफ्यूजन लिमिटेड होती है और डिफ्यूजन लिमिटेड होती है। परफ्यूजन लिमिटेड में क्या चीज होती है, ऑक्सीजन नॉर्मल हेल्थ में, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, गैस इक्विलिब्रियम अर्ली अलोंग द लेंथ ऑफ द कैपिलरी। यानी कि गैस जो होती है, लेट्स सपोज वो ऑक्सीजन है वो इक्विलिब्रिएट होगी अर्ली अलोंग विद द लेंथ ऑफ द
कैपिलरी, यानी कि कैपिलरी की पूरी लेंथ में इक्विलिब्रियली डिवाइड होगी जाएगी। उसके बाद एक्सचेंज कैन बी इंक्रीज ओनली इफ द ब्लड फ्लो इंक्रीज। जो इसमें एक्सचेंज अगर परफ्यूजन लिमिटेड में हमने देखना तो सिर्फ उस टाइम पे इसका एक्सचेंज एक्सचेंज जो है ऑक्सीजन का एक्सचेंज उस टाइम पे ज्यादा होता है अगर ब्लड फ्लो ज्यादा होता है। ये है परफ्यूजन लिमिटेड। परफ्यूजन लिमिटेड और डिफ्यूजन लिमिटेड दो चीज होती है, परफ्यूजन और डिफ्यूजन। परफ्यूजन हम कहते हैं ब्लड के सप्लाई होने को हम कहते हैं ये परफ्यूजन हो रही है, और डिफ्यूजन के डिफ्यूज होने को हम कहते हैं कि डिफ्यूजन हो रही है। अब इसमें डिफ्यूजन किस में होती है? डिफ्यूजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ होती है, लेकिन होती किस में है? एम्फाइसीमा फाइब्रोसिस में होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड है। गैस डज नॉट इक्विलिब्रियम टू द टाइम रीचेस द एंड ऑफ द कैपिलरी। अब डिफ्यूजन लिमिटेड में क्या चीज होता है कि जो गैस होती है वो इक्विलिब्रेट टाइम नहीं लेती ब्लड के एंड कैपिलरी के एंड तक जाने के लिए। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस स्लोली, ऑक्सीजन स्लोली डिफ्यूज करती है, while कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस एंड डिफ्यूजेस वेरी रैपिडली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो स्लोली अगर सॉरी इसमें यह है कि गैस जो होती है वो इक्विलिब्रेट नहीं होती एंड ऑफ कैपिलरीज तक, और ऑक्सीजन इसमें स्लोली डिफ्यूज होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड वेरी डिफिकल्टली क्रॉस द एल्वेलर मेम्ब्रेन क्रॉस करती है। Disease state that lead of diffusion limitation pulmonary fibrosis are more likely to cause the early hypoxia than hypercapnia। अब इसमें होता यह है कि जो डिफ्यूजन लिमिटेशन है कि डिफ्यूजन अच्छे से नहीं हो गैस की, वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस में होता है, और इसमें मोर लाइकली काज ये क्या काज करती है? अर्ली हाइपोक्सिया काज करती है और हाइपरकैप्निया काज करती है। इसमें एमसीक्यूज आता होता है कि परफ्यूजन लिमिटेड में कौन कौन सी गैसेज हैं और डिफ्यूजन लिमिटेड में कौन कौन सी गैसेज हैं, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। उसके बाद क्रोनिक हाइपोक्सिया वेसोकंस्ट्रिक्शन में लीड टू द पल्मोनरी हाइपरटेंशन और कोल्ड पल्मोनल। अगर पेशेंट को क्रोनिक हाइपोक्सिक वेसोकंस्ट्रिक्शन है, उसके नतीजे में पल्मोनरी की में हाइपरटेंशन हो जाएगी, यानी कि पल्मोनरी वेसल्स वेसोकंस्ट्रिक्ट करती रहेंगी और इसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, और इसके रिजल्ट में कोल्ड पल्मोनल भी हो सकता है। डिफ्यूजन का फार्मूला ये इतना मुश्किल है, वैसे इसको नहीं करना चाहिए। उसके बाद है DLCO डिफ्यूजन लिमिटेड। कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें क्या होता है? इज द एक्सटेंट टू विच कार्बन मोनोऑक्साइड पासिस फ्रॉम द एयर सैक्स ऑफ द लंग्स इनटू द ब्लड। यानी कि डिफ्यूजन लिमिटेड कार्बन मोनोऑक्साइड की कैपेसिटी क्या है? एक्सटेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है एयर सैक्स ऑफ द लंग्स से और ब्लड में चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्विलिब्रिएट वाली स्टोरी यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो एक यहाँ पे लेंथ अलोंग द पल्मोनरी कैपिलरी है। आसान सुन लेते हैं।